अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत की सज़ा के खिलाफ अपील पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने यह समाअत की। एहतसाब अदालत ने 24 दिसंबर 2018 को अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद और 5 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई थी। कबल अज़ीं एवनफील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपील मंजूर करते हुए उन्हें बरी कर दिया था, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ नैब ने अपनी अपील हाई कोर्ट से वापस ले ली थी। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को कम सजा सुनाई है, इसमें इजाफा किया जाए, मगर मौजूदा हालात में नैब ने मौक़िफ़ को तब्दील कर अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस को कल अदम करार देने की दरख्वास्त की है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शहरियार खान, जबकि ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शहरियार से। शहरियार, बताइएगा कि अब तो समाअत मुलतवी कर दी गई है 12 दिसंबर तक, और कहिएगा कि समाअत का क्या अहवाल था, क्या दलाइल पेश किए गए? जी, बहुत दिलचस्प आज की कार्रवाई रही और इस कार्रवाई में अमजद परवेज़ ने दलाइल दिए, वकील जो हैं नवाज शरीफ के, और उनका कहना ये था कि जो प्रोसिक्यूशन है वो ये साबित करने में नाकाम रही है कि नवाज शरीफ जो है वो इसके बेनामीदार थे अल अज़ीज़िया के या हिल मेटल के, और इस हवाले से कोई भी सबूत इनके पास मौजूद नहीं है। और ये 12 सबूत जो है वो चूँकि नैब के ऊपर था, इन्होंने इस हवाले से शवाहिद पेश करने थे, लेकिन अब तक कोई भी इस हवाले से सबूत नहीं पेश किया जा सका। और इसमें ये हाई कोर्ट की बड़ी वाज़े एक डायरेक्शन है लाहौर हाई कोर्ट की इस हवाले से कि जो आमदन से ज़ायद असासों का केस है, उसके लिए आपको जो जायदाद है और जो उनकी आमदन है उसका तकाबली जायज़ा पेश करना पड़ता है, लेकिन इसका ऐसा कोई भी अभी तक जो है चीज़ मौजूद नहीं है। और इसके हवाले से जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने भी कहा कि ये जो है 4 अनासर हैं जिनको पूरा करना जो है वो फ़र्ज़ है आमदन से ज़ायद असासों के केस में, और इसमें लगता यह है कि कोई भी ऐसा सबूत जो है वो पाया नहीं गया इसमें। और एक जो डॉक्यूमेंट पेश किया गया नैब की जानिब से, जो एक सोर्स डॉक्यूमेंट था, वो पेश किया गया, और नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि ये हुसैन नवाज की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया था। ठीक है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट से इज़हार ला ताल्लुकी किया गया नवाज शरीफ की जानिब से। साथ रहिएगा शहरियार खान। कामरान खान, नैब का रवैया इसमें आप क्या देखते हैं? नैब का जो एटीट्यूड है, जब अल अज़ीज़िया में सज़ा सुनाई गई थी मियां नवाज शरीफ को, तब ये कहा गया था कि सज़ा कम है, सज़ा बढ़ाई जाए, और अब जो है वो प्रोसिक्यूशन ये कह रहा है कि जी इसमें शवाहिद ही नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आगे परसू किया जा सके। तो इस एटीट्यूड पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, नैब ने इस हवाले से इससे पहले भी जो 2 रेफरेंसेस में जो मामला हुआ है, यानी जो गल्फ स्टील वाला मामला था, उस फ्लैगशिप रेफरेंस जो था, उसमें भी नैब ने पहले जो अदालत से उनको सज़ा सुनाई, जो बरीयत थी उसके खिलाफ अपील दायर की थी कि इनको सज़ा सुनाई जाए, लेकिन वो अपील जो है अभी पिछली समातों में वापस ले ली थी, और वापस लिए जाने की बुनियाद पर यह केस जो है वो निपटा दिया गया था। इसी तरीके से एवनफील्ड में आपने देखा कि वहाँ पर भी नैब की जानिब से जो है वो कोई मुज़ाहमत या कोई जो प्रोसिक्यूशन का एक किरदार होता है कि इस्तगासा अपना केस जो है वो पेश करता है, और उसका टारगेट ये होता है कि अपना केस जो है वो जीते, और जीत उसकी उसी सूरत में होती है जब मुल्ज़िम जिसके खिलाफ वो केस लेकर आए हुए हैं वो साबित कर सकें और उसको सजा। ठीक है कामरान खान, हमारे साथ ही रहिएगा। इस तमाम पर कानूनी राय ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून एडवोकेट अहमद अवैस साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि एवनफील्ड रेफरेंस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ऑलरेडी बरी हो चुके हैं। अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस है और आज एक अहम समाअत हुई जो कि मुलतवी कर दी गई है, लेकिन नैब की जानिब से कहा गया है कि इस रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया जाए। और जो नैब का एटीट्यूड है, तो आपको क्या लगता है कि मियां साहब इस केस में भी बरी हो जाएंगे? यकीनन जो आप देख लीजिए ना, जो नैब का यानी जो जिन्होंने प्रोसिक्यूट किया, जिस डिपार्टमेंट ने, ये सारी इतनी एफर्ट हुई, पता नहीं कितना इनकी सैलरीज के ऊपर और इस केस के ऊपर कितना कितना खर्च आया होगा, और उसके बाद आज वो नैब जो है वो कहते हैं कि हम इसको प्रोसिक्यूट ही नहीं करना चाह रहे, इस रेफरेंस को हमें जरूरत ही कोई नहीं है।
और बाकी जो बेंच है वो चीफ, तो उन्होंने किस तरीके से बेल ग्रांट की उनको, फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो एवरफील्ड में उसको बरी कर दिया बाइज्जत। उनको इनकी प्रॉपर्टी भी नजर नहीं आई इतनी बड़ी। तो ये एक बड़ा खतरनाक खेल मैं समझता हूँ खेला जा रहा है, जिसमें क्योंकि कोई सोसाइटी हो, कोई मुल्क हो जहाँ पे इंसाफ को इस तरह ब्लैटेंटली अगर आप उसको आफ्टर किलिंग उसको दफन तो भी कर सर, छोड़ें। कसूरवार कौन है? लोग अदालतों को भी मुद्दे इल्जाम ठहराते हैं, लेकिन नैब के हवाले से जो तासुर है कि नैब सियासी मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो क्या इस तरह की चीज़ों के बाद जो तासुर है नैब के हवाले से वो सच साबित होता है? देखिए दो चीजें ना, आप वो भी सच साबित होता है, लेकिन अदालत का भी एटीट्यूड देखें ना। अगर अदालत फेयरली चल रही हो तो वो फौरन इस केस का, क्योंकि अपील को कहा जाता है कि अपील इज ए कंटिन्यूशन ऑफ सूट प्रोसीडिंग की, जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग की कंटिन्यूशन है अपील। लिहाजा अगर नैब वाले जो हैं या कोई भी अपील में आके कह दें कि जी हम नहीं आप उसका चलाना चाहते, कुछ करना चाहते, तो अदालत को चाहिए कि वो खुद पूरा केस जो है उसको सुन के मेरिट के ऊपर देखे और तमाम जो नैब के ऑफिसर और प्रोसिक्यूटर जो हैं उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई का हुक्म दे। ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट ये इस तरह से। अहमद अवैस साहब, एक कानूनी नुक्ते पर ज़रा हमारे लिए, देखने वालों के लिए वजाहत कर दीजिएगा कि अगर जिसने मुकदमा किया, जो कि मेन फरीक था नैब, उसने पहले ये कहा कि शवाहिद मौजूद हैं और उसी पर ये रेफरेंस फाइल किया गया, फिर सज़ा भी हो गई, अब वही नैब आके ये कह रहा है कि शवाहिद नहीं हैं, हम इसको परसून नहीं करना चाहते, इसको कलअदम करार दिया जाए, तो इस पर फिर अदालत किस तरह से खुद कैसे कर सकती है अगर इस पर जो है वो शवाहिद ही मौजूद नहीं होंगे? तो देखिए ना, जो उन्होंने केस बना के भेजा था, नीचे से ट्रायल कोर्ट ने सजा भी दी उनको, और उसके बाद ये जब ये नैब ये कह रही है तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना करे? नैब के खिलाफ कार्रवाई होगी यहाँ पर? फिर बिल्कुल होनी चाहिए। अदालत को ये अख्तियार है कि वो किसी को भी देखें जो इंसाफ के रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा है या ऐसा उसके तासुर से, उसके एटीट्यूड से लग रहा है कि ही हैज बीन वन ओवर बाय द अदर पार्टी, तो बाकायदा तौर के ऊपर ये ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। बड़ी सख्त किस्म की कार्रवाई होती है, लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं, सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन सब के सब जो हैं, जब सब के सब जो हमें जब नजर आ रहे हैं, किसी में इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी का एलिमेंट नजर नहीं आता, जुडिशियल ऑनेस्टी जो है हमें कहीं पर नजर नहीं आती, तो फिर जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ये ऐसे चलता नहीं रहेगा। अगर आप और हम ये समझ लें कि ये निज़ाम ऐसे ही चलेगा, तो ऐसे नहीं कभी चलेगा, ना कभी चला है। तारीख उठा के देख लें, ये इसका बहुत नुकसान पाकिस्तान को हो चुका है, मजीद नुकसान होगा। आइन को इररेलेवेंट कर दिया गया है। तो ये बड़ा खतरनाक खेल है जो खेला जा रहा है, और इसके रेपरकशन, इसके नुकसानात जो हैं वो बहुत जल्द हमारे सामने आने लगेंगे, और वो इररिट्रीवेबल सिचुएशन होगी कि इसको कोई उस वक्त बचाने वाला नहीं होगा। मुश्किल सूरत हाल होगी बड़ी। चलिए ठीक है अहमद अवैस साहब, साथ रहिएगा। कामरान खान, ये जो बात कर रहे हैं अहमद अवैस साहब के, अब तो फिर नैब से बाज़पुरस होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है। कल को आप ये कहते थे, गुज़िश्ता कल, के जी ये मुल्जिम हैं बल्कि मुजरिम हैं, इन्हें सज़ा सुनाएं, सज़ा बढ़ाएं। आज उनके खिलाफ कोई शवाहिद आपके पास है ही नहीं, तो फिर वो रेफरेंस किस बेस पर फाइल किया गया था? जी ज़ीशान साहब, इस सिलसिले में अगर आज की कार्रवाई से मैं आपको एक चीज़ कोट करूं कि आज जब नैब ने ये दरख्वास्त की कि ये फैसला बेशक आप कलअदम करार दे दें और इस केस को रिमांड बैक कर दें, रिमांड का मतलब यह है कि ये उसी एहतसाब अदालत को वापस कर दें ताकि वो इसका डिनोवो ट्रायल करें और फिर जो भी उन्होंने करना है ये वहाँ इस तरह से कर दें। लेकिन उनकी इस दरख्वास्त की मुखालफत की नवाज शरीफ के वकला ने, जज अमजद परवेज़ जो कि वकील हैं नवाज शरीफ के, उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा कि जी हम कतई तौर पर यह नहीं चाहेंगे कि ये केस जो है वो रिमांड बैक किया जाए, बल्कि हम ये चाहते हैं कि इसका जो है वो मेरिट के ऊपर यही अदालत फैसला करे कि क्या सच है क्या। तो उस पर दो बातें आती हैं। एक तो उस पर जज साहब जो थे बेंच के एक फाजिल रुकन
उन्होंने ये कहा, ये बड़ी अब गौरतलब बात है, उनके रिमार्क्स थे, वो कहते हैं कि जब नैब का ये रवैया चल रहा है और आपके सामने है तो फिर आपको घबराने की क्या ज़रूरत है। तो जिसका मतलब ये है कि वो भी अवेयर है, बेंच जो है वो भी अवेयर है कि नैब का इस मामले में क्या रवैया है और वो जो है वो कितनी जानबूझकर सुस्ती का मुजाहरा किया जा रहा है और गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है और एक तरह से फेवर की जा रही है। तो ये आज की प्रोसीडिंग की बात थी। और इससे पहले भी ऐसा ही हुआ जब नवाज शरीफ सरेंडर करने आ रहे थे बैरून मुल्क से, जब उनकी वापसी हो रही थी और उन्हें अदालत में सरेंडर करना था, तो उस वक्त जब उनका जमानत का केस जो है वो लगा तो उस वक्त भी नैब से पूछा गया कि ये मुल्जिम आपके हैं, आप बताइए कि आपको इनकी गिरफ्तारी मतलूब है या नहीं। तो उन्होंने बिल्कुल कह दिया था कि जी हमें इससे हमें उनकी गिरफ्तारी नहीं चाहिए। और इसी तरह पिछली समातों में जब उनको बरी किया गया, यानी एवन फील्ड रेफरेंस में जब उनको बरी किया गया, तो उस वक्त उन्होंने, जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे, जो वकील थे, उन्होंने कहा था कि जी मैं 2 घंटे दलाइल दूंगा, जब ये इसकी समाअत शुरू हुई थी। और जब उनकी बारी आई तो सिर्फ 1 मिनट से ज्यादा वो नहीं बोले, क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि जी दूसरी तरफ से जो है डिफेंस में ये दलाइल आए हैं, आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हम अब अगर ये रवैया है तो जो मियां नवाज शरीफ हैं या उनकी लीगल टीम है वो भी यही चाहते थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही इस केस को सुने और इस पर जो है वो फैसला करे। तो ये दरखास्त नैब की जानिब से फिर क्यों दी गई कि इसको रिमांड बैक किया जाए और इसको वापस ट्रायल कोर्ट में भेजा जाए? देखिए, नैब तो आपके सामने है। देखिए, आज भी ये हुआ है कि आज अमजद परवेज ने अपने मेरिट के ऊपर दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लिए और अब अगली समाअत पर, यानी 12 दिसंबर को जब समाअत होगी मंगल के रोज, तो उस दिन फिर नैब ने अपने दलाइल देने हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो अपने दलाइल क्या देंगे, जो खुद से पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जी इस किस्म के शवाहिद है नहीं। और आज जितने भी ये जो इनका था नवाज शरीफ की जानिब से जो उनके वकील थे, उन्होंने कहा है कि जी अभी तक जो बारे सबूत था वो नैब ने पेश करना था और उन्होंने जितने भी एविडेंस वो लेकर आए हैं हमारे खिलाफ, वो तमाम की तमाम फोटो स्टेट कॉपीज हैं, जिसको उन्होंने कहा कि ये कूड़ कबार से ज्यादा जो है इसकी हैसियत नहीं है, तो इसको खत्म किया जाए। तो जब प्रोसिक्यूशन एजेंसी और प्रोसिक्यूटर जो है वही, तो ये बड़ा अजीब सा रवैया रहा है। कामरान साथ रहिएगा। अहमद अवैस साहब, अब यहाँ पर ये फरमाइएगा कि एवन फील्ड में तो बरी हो चुके मियां नवाज शरीफ, अल अजीजिया में भी जो फैसला आएगा यकीनन हम देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि क्या फैसला मुमकिन तौर पर हो सकता है। जो नाअहली है मियां नवाज शरीफ की, क्या वो बरकरार रहेगी? चूंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से थी, अब उसके लिए वापस सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। जी वो बरकरार रहेगी बिल्कुल, और वो अमेंडमेंट से भी वो खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल है 62(1)(f) और 62 एंड 63, उसके ऊपर, उस बुनियाद के ऊपर वो परमानेंटली जो लाइफ टाइम उनको डिस्क्वालिफिकेशन किया है। और जब तक आइन के अंदर अमेंडमेंट ना की जाए वो तब्दील असूलन नहीं हो सकती। अब वहाँ भी देखें क्या करते हैं, वो बात की बात है। अच्छा, अब अहमद अवैस साहब, अगर ये वापस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो लेकिन वहाँ पर तो जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला आया था तो उसमें कुछ शराइत थी और उसमें ये कहा गया था कि अब जो ताहियात नाअहल हैं, जिसमें एक मियां नवाज शरीफ का नाम था, एक जहांगीर तरीन का नाम था, इनके केसेस दोबारा नहीं सुने जा सकते। तो ये तो फिर वहाँ पर भी जाने का कोई फायदा नहीं होगा। असूलन तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते वो। लेकिन ये पाकिस्तान है, आइन अपनी डिजायर के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक उसको इस्तेमाल किया जा रहा है अभी तक। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। अभी आपने यहाँ देख ही लिया इस्लामाबाद हाईकोर्ट में क्या हो रहा है। अब तो मैं एक काम बल्कि बाकी रह गया। चलें देखते हैं कि अब 12 दिसंबर को इस पर समाअत होती है तो मजीद क्या पेशरफ होती है। बहुत शुक्रिया एडवोकेट अहमद अवैस साहब, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है। कामरान खान, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है, शहरियार इस बारे में अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से बात कर लेते हैं कि नून लीग ने हल्काबंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने नई हल्काबंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि हल्काबंदियों में मेरा हल्का भी मुतासिर हुआ है, इसे 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है।
नई हल्काबंदियों में शहबाज शरीफ का हल्का भी मुतासिर हुआ है, जबकि मजीद नून लीगी रहनुमाओं ने भी इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जहाँ राना सनाउल्लाह ने भी इस हवाले से बात की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह का इस तमाम तर मामले पर मजीद क्या कहना था, आपको वो दिखाते। हो गए हैं, मैं इस पे इलेक्शन कमीशन में गया हूँ, हमारी बात ही नहीं सुनी गई। हमने लॉजिक दिया हमारे वकील ने वहाँ पे, अभी हम हाई कोर्ट में आज चैलेंज अभी कर दिया होगा मेरे वकील साहब ने। मलक सैफ खोखर साहब हैं, उनका हल्का भी बर्बाद हो गया है। शहबाज साहब का हल्का भी अपसेट हुआ है। देखिए, हमेशा कुछ लोग मौजूद होते हैं लेफ्ट राइट इन आउट, जिनकी डिजायर होती है कि कोई ना कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो। कोई पॉलिटिकल पार्टी तो इसको सपोर्ट नहीं करती, और मेरा नहीं ख्याल कि इन शोशों का इलेक्शन कमीशन पे कोई असर होगा। 8 फरवरी का इलेक्शन 8 ही को हो इंशाल्लाह ताला, और उसमें 1 घंटे की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए, और हम उसके लिए तैयार हैं। ये उसका हिस्सा है सारा। जी, जो डिलिमिटेशन हुई है, अगर मैं एक हवाला दूं तो आप यकीन करें कि हमारे लोग इतने रंजीदा हैं कि उनकी जो है वो अपीलें जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुई, और उससे पहले भी जो है वो उनके हल्के जो है वो खराब हुए हैं। सबसे ज्यादा खराबी जो है वो हमारी इधर जो है वो लाहौर में हुई है, और उसको दुरुस्त भी नहीं किया गया। इसी तरह से बाकी हल्कों में भी इसी तरह से हुआ है। तो नून लीग के दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू आपने सुनी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज शांगला पहुंचे। उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया और खिताब करते हुए कहा कि हमें टिकटॉक, गालम गलोच और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। आज भी हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन पूरा कर रहे हैं। अपने खिताब में बिलावल भुट्टो का क्या कहना था, आप भी देखिए। और तकसीम की सियासत अरूज पे है। पाकिस्तान के पुराने सियासतदान हैं जो आज भी पुराना सियासत कर रहे हैं, अना की सियासत कर रहे हैं, अपने जातियात की सियासत कर रहे हैं, सियासत को जाती दुश्मनियां पे पहुंचाए हैं। हमें गालम गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज शांगला पहुंचे और उन्होंने वहां पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया, और खिताब करते हुए उनका कहना था कि मैं अवाम के पास आया हूं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम की ताकत पर भरोसा करती है, और हमेशा अवाम की ताकत के जरिए ही इक़्तिदार में आई है, और आइंदा भी अवाम की ताकत के जरिए ही इक़्तिदार में आएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दीगर पार्टीज को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हम टिकटॉक वाली कोई जमात नहीं है, ना ही हम गालम गलोच करते हैं। हम तहजीब के दायरे हुए दूसरी सियासी जमातों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। जबकि उन्होंने गेट नंबर 4 का भी जिक्र करते हुए कहा कि वैसी सियासत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं करते हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी काफ़ी मुतहरिक हैं, चूँकि उनका ये भी कहना था कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स हैं वो घर घर जाएं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पैगाम पहुँचाएँ, मंशूर घरों तक पहुँचाएँ, ताकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो अगले वज़ीर आज़म बन सके। बिलावल भुट्टो जरदारी जब शांगला पहुँचे तो वहाँ पर कारकुनान की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, और वहाँ पर जितने भी जियाले मौजूद थे उन्होंने वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी के नारे भी लगाए। दूसरी जानिब अगर हम नून लीग की बात करें तो नून लीग भी काफ़ी मुतहरिक है, इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है, लेकिन अब हल्का बंदियों पर एतराज़ात सामने आ रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक ने बात करते हुए उनका कहना था कि मेरा हल्का भी मुतासिर हुआ है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार अदनान आदिल साहब। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, चूंकि इलेक्शन करीब से करीब तर हो रहे हैं, बताइएगा कि जिस तरह से पार्टियां बिहेव कर रही हैं, एक जानिब नून लीग की बात करें तो उनके रहनुमाओं की जानिब से हल्का बंदियों पर एतराज़ात सामने आ रहे हैं, तो दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी भी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बाकी जमातों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो इस सियासी मंजरनामे पर क्या तबसरा करेंगे आप? ये तो एक नॉर्मल बात है कि जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं वो दूसरे पे शदीद तनकीद करती हैं इलेक्शन के मौके पे, और अपने वोटरों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं। तो बिलावल की तनकीद तो इसी तनाजुर में देखनी चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक है हल्का बंदियों पर एतराज़ात की, तो वो भी एक नॉर्मल बात है। हमेशा ही एतराज़ात होते हैं, और जो एतराज़ात दाखिल किए जाते हैं 90% से ज़्यादा वो मुस्तरद कर दिए जाते हैं। पहले भी ऐसा हमेशा होता रहा है, तो ये भी कोई नई बात नहीं है। अब जो साद रफीक ने बात की है, ठीक है, उनको जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो पहले भी अगर इजहार कर देते, लेकिन इस मौके पे इजहार करने का मतलब ये है कि नून लीग जो है वो इलेक्शन से भागने का कोई रास्ता तलाश कर रही है, क्योंकि अभी तक उन्होंने पूरी तरह कैंपेन भी शुरू नहीं की। आपने देखा नवाज शरीफ जब से मुल्क में आए हैं एक ही जलसा किया, उसके बाद जलसा नहीं किया, जोड़ तोड़ में मसरूफ हैं।
जो आ रहे हैं सर्वेज, उनमें साफ नजर आ रहा है कि नून लीग जो है पंजाब में भी अब अच्छी पोजीशन में नहीं है। तो इस मौके पे फजलुर रहमान साहब भी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि अमन अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं है। तो इस तरह ये बहाने तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन का इल्तवा जो है वो उसी सूरत मुमकिन हो सकता है जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको मंजूर करें। सुप्रीम कोर्ट की जब अप्रूवल हो तो इलेक्शन आगे पीछे हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बगैर इलेक्शन का इल्तवा मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आइन से मुतसादिम कोई फैसला सुना सकती है? क्योंकि आइन में तो है कि 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए, और अब नून लीग के रहनुमाओं ने भी, अगर हम ख्वाजा साद रफीक साहब की बात करें तो उन्होंने भी अदालत जाने का फैसला किया है। तो क्या आपको लगता है कि अदालतों की जानिब से आइन से मुतसादिम कोई फैसला सुनाया जा सकता है? मेरा नहीं ख्याल है आइन से मुतसादिम कोई फैसला आएगा। हमारे चीफ जस्टिस बहुत बासूल आदमी हैं और आइन पसंद आदमी हैं, आइन पर सख्ती से अमल दरामद करना चाहते हैं। इस मंशा का इजहार वो कई बार कर चुके हैं। तो हमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की आइन पसंदी और रसूल पसंदी पर पूरा एतमाद है, और इंशाअल्लाह ताला वो आइन के जो एक रखवाले के तौर पर अपना किरदार पूरी तरह अदा करेंगे और 8 फरवरी को मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन मुनक्किद हो जाएंगे। ठीक है, सीनियर तज्जियाकार अदनान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना हम तक पहुंचा रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। नाज़रीन, कराची में बगैर सेफ्टी तामीर रिहायशी इमारतें और शॉपिंग प्लाजे शहरियों में मौत बांटने लगे हैं। कराची की बड़ी बड़ी इमारतों में ना तो कोई इखराज का रास्ता होता है और ना ही आग लगने की सूरत में आग को बुझाने के लिए आलात मौजूद होते हैं। इन खतरनाक इमारतों को कौन NOC जारी करता है? कराची इंतजामिया पर सवालिया निशान। यहाँ ऐसी बेशुमार इमारतें हैं कराची में जहाँ पर किसी भी किस्म के हिफाजती इकदाम नहीं है। चंद दिनों में आतिशज़दगी का ये दूसरा बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। आयशा मंजिल के नीचे फर्नीचर की दुकानों में आतिशज़दगी से आग रिहायशी फ्लैट तक जा पहुंची। आग ने 7 मंजिला इमारत को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे झुलसकर 5 अफराद मौत के मुंह में चले गए। गुज़िश्ता दिनों भी कराची के राशिद मिन्हास रोड पर RJ मॉल के अंदर आतिशज़दगी से 11 अफराद मौत के मुंह में चले गए थे। आयशा मंजिल कराची में वाक़ अर्शी सेंटर में लगी आग ने हंसते बसते खानदानों को उजाड़ दिया। खवातीन और बच्चे बेसहारा की हालत में खुले आसमान तले मौजूद हैं, जबकि सैकड़ों दुकानदार अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम हो गए हैं। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ कराची से हमारे नुमाइंदे शाहमीर मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और तमाम तर डिटेल्स लेंगे। और हमें इनके साथ ज्वाइन किया है डॉक्टर आबिद शेख साहब ने, जो कि डायरेक्टर रेस्क्यू 1122 हैं। अब दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शाहमीर, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। कहिएगा कि इससे कबल जब राशिद मिन्हास रोड पर वाक़ शॉपिंग मॉल में आग लगी तो उसके बाद इंतज़ामिया मुतहरिक हुई, फायर सेफ्टी के हवाले से बात होना शुरू हो गई, लेकिन उसके चंद दिनों के बाद हमने देखा कि बात ही कभी नहीं हुई और अब कल एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। तो बताइएगा कि इस हवाले से क्या तहकीकात हुई हैं? कुछ मालूम हो सका कि वहाँ पर फायर सेफ्टी मौजूद थी या नहीं थी, या फिर इखराज का रास्ता क्यों कर नहीं था? जी बिल्कुल, जहाँ तक हिफाजती इंतजाम की बात है या एहतियाती तदाबीरों की बात है तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है ना ही कहीं इदारे ऐसे नज़र आते हैं इन इकदाम को पूरा करने में, ना ही वो ताजिर जो कि इन ऐसी जो मेरे पस मंज़र में आप देख रहे हैं, अकब में देख रहे हैं, जो अर्शी शॉपिंग मॉल है, इस जैसी और दीगर भी शॉपिंग मॉल है, वहाँ के ताजिर ना ही हमें संजीदा दिखाई देते हैं इस तरह की मसाइल से निमटने के लिए, यहाँ पे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए। यहाँ पे भी कुछ ऐसी सूरत हाल हुई, ना ही किसी किस्म का फायर एग्जिट था, ना ही आग बुझाने के आलात जो है वो मौजूद थे। ताहम जो दुकानों में जब आग लगी है तो हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि दुकानदारों ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने का अमल शुरू किया, लेकिन आग की नौयत जो थी वो शदीद थी और शदीद नौयत की आग पर जब काबू नहीं पाया जा सका तो फायर ब्रिगेड को तलब किया गया। इस सारे अमल में भी कुछ ताख़ीर हुई। फायर ब्रिगेड जब आई यहाँ पे, और ये अगर एरिया की बात की जाए तो खासा गुंजान आबादी इलाका है और यहाँ पे जो है पहुँचने में भी खासा दुश्वारी का फायर ब्रिगेड को सामना करना पड़ा होगा। तो जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पे आई है और उसने आग बुझाने का अमल शुरू किया है तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने के बाद आग को अब तक जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है। कूलिंग का अमल ताहाल जारी है। ये बताइएगा कि आग इतनी ज्यादा फैलने की वजह क्या बनी? क्या जो फर्नीचर शोरूम्स थे उनकी वजह से ये आग इतनी फैली, या किसी और वजह से बिजली के तार मौजूद थे उस वजह से आग ही फैलती चली गई?
जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि अंदर कॉस्मेटिक्स की शॉप्स भी थी, अंदर पॉलिश का काम भी किया जाता था और साथ साथ फर्नीचर की भी दुकानें मौजूद थी। और इन तीनों कामों में कहीं ना कहीं केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है। जो कॉस्मेटिक्स की शॉप होती हैं उसमें भी कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि इन्फ्लेमेबल होती हैं, जिनमें आग लगी जा सकती है। साथ साथ जो फर्नीचर है वो खुद भी आग को फैलने में खासा मददगार साबित होता है। यही वजह है कि जो दुकानें हैं ग्राउंड फ्लोर पर, मेज़नाइन पर मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसार हो चुकी हैं और इसी पे मौजूद ग्राउंड फ्लोर पे और मेज़नाइन पे ही जो लोग फंसे हुए थे वही इसमें जलकर जहाँ भाग हुए हैं। अगर ऊपर अपार्टमेंट्स की बात की जाए तो वो तमाम तर लोग जो है बाहिफाजत निकाल लिए गए थे। अब उनको भी, अपार्टमेंट्स के रहायशियों को भी अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई है और उनको भी अपना सामान निकालने की हद तक जो है वो अंदर जाने की इजाज़त दी गई है। तब के जो पूरी इमारत है उसको मखदूश नहीं करार दिया गया है। SBCA की टीम भी आई, जिसने यहाँ पे दौरा किया और उनका यही कहना था कि इमारत जो है काबिल इस्तेमाल है। कुछ मुरम्मत का काम यकीनी तौर पे कराया जाना ज़रूरी है, जिसमें ज़्यादातर जो है वो कुछ पिलर्स हैं उनका प्लास्टर झड़ गया है, उसको सही करना होगा और साथ साथ इमारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सही करना होगा। उसके बाद इस इमारत को इस्तेमाल किया जा सकता है। हम हतमी रिपोर्ट आएगी, कोशिश की जाएगी इमारत को काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। बहुत शुक्रिया। शामिर खान हमारे साथ मौजूद थे और अर्शी मॉल में लगने वाली इस आतिशज़दगी के वाक़े के तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं महंगाई की कि महंगाई का दियो अफरियत बनकर पाकिस्तानी अवाम के सुख, चैन और मुस्तकबिल के अच्छे ख्वाबों को निगलने लगा है। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। आधी तनख्वाह और डबल खर्च से सफ़ेद पोश तबके का भरम टूट गया है। जहाँ महंगाई से अवाम कितने परेशान हैं और ये महंगाई कब तक इसी तरह से अवाम की ज़िंदगी अजीरन करती रहेगी, इस बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अप्रैल 2023 में महंगाई की शरह 36.4% रही, जो अप्रैल 2022 में 13.4% थी। मई 2023 में शरह 38% थी, जो गुज़श्ता $29.2 हो गई, जो गुज़श्ता साल नवंबर 2022 में 23.8% पर थी। रवा माह दिसंबर में शरह 30% के लगभग रहने का इम्कान है, जबकि गुज़श्ता साल दिसंबर में महंगाई की शरह 24.5% थी। रिपोर्ट आपने देखी। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब, जो कि माहिर मौशियात हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आवाम का सिर्फ एक ही मसला है महंगाई, जो कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, चाहे वो बिलों की शक्ल में हो, चाहे वो अशिया खुरनोश की बढ़ती हुई कीमतों की शक्ल में हो। अब तो आवाम ये सवाल करना शुरू हो गए हैं कि कभी उन्हें रिलीफ मिल भी पाएगा या नहीं। आप क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर? बहुत शुक्रिया। देखिए, जो आदाद शुमार है वो ये है कि पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है वो खित्ते के मुल्कों के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा है, जबकि हमारी शरह नमू उससे कम है। इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि जो पाकिस्तान वो मुल्की अशराफिया और हुकूमतों का गठजोड़ है और बैरूनी अशराफिया जिसमें IMF शामिल है उसका और IMF का
और उसका गठजोड़ है IMF का और मुल्की अशराफिया का और हुकूमतों का। तो जब तक इस गठजोड़ को नहीं तोड़ा जाता, आवाम को ये सवाल करना काफी नहीं है कि जी कब तक रहेगा। भाई अभी आपने आदादोशुमार बताए, अभी 18 में तो 4.7% थी, अब ये 29% पर आ गई है। तो खाली सवाल करने से तो काम नहीं चलता। ये बात हमें पता है कि आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो गई है। वो अपने बच्चों को मुनासिब ग़िज़ा नहीं दे सकता, इलाज मुआवजा नहीं कर सकता, स्कूल नहीं भेज सकता। आज हमारे 25 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जो कि शायद 2075 तक भी नहीं जाएंगे। तो फिर आम आदमी तो अपने मुस्तकबिल से मायूस है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल से मायूस है, और इसलिए वो ये मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। लेकिन आम आदमी से भी तो हमें सवाल करना है कि भाई ये तो अगले साल भी महंगाई रहेगी, इसलिए कि स्टेट बैंक ने ये कहा था कि 2024 में जो साल है ये महंगाई रहेगी 5 से 7%। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि 27% से कम नहीं रहेगी। तो ये जो गठजोड़ है इदारों का, वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं, पार्लियामेंट है, FBR है, NAB है, स्टेट बैंक है, SECP है, इन सब का जो बिजनेसमैन है, ताजिर है, सनतकार हैं, अदलिया है, जखीरा अंदोज है, इन सब का ये गठजोड़ है। हमें इस गठजोड़ को जब तक आप नहीं तोड़ेंगे, महंगाई का मसला रहेगा। अच्छा सर, अगर हम हुक्मरानों की बात करें तो हुक्मरान तो अवाम को यही कहते हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, इसलिए पाकिस्तान में महंगाई है। अभी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि जो खित्ते के मुल्कों के मुकाबले में हमारी महंगाई 5 गुना है। तो अगर वहां पर जो है वो 5% है तो हमारे 29% है। तो ये क्या कहना चाहते हैं? आप दुनिया का मुल्क बता दें, यूरोप में ना ऐसी महंगाई नहीं है। लेकिन मैं यूरोप अमेरिका की मिसाल नहीं देता, आप भारत में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, मलेशिया में देख लीजिए, थाईलैंड में देख लीजिए, ये झूठ है। तो हमें कब ये पता चलेगा कि जब मेरे मुल्क में महंगाई 5 गुना ज्यादा है और हुकूमत ये कहती है कि जी वो तो सारी दुनिया में है, तो हम जब आपके प्रोग्राम में वो लोग आए तो उनको आप गिरेबान से पकड़ें। अभी स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी में उन्होंने दिया है कि श्रीलंका में महंगाई कितनी है, बांग्लादेश में कितनी है, मलेशिया में कितनी है, चीन में कितनी है, थाईलैंड में कितनी, ये झूठ है। तो अब जब ये झूठ हम क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? हमें आवाम को ये बताना पड़ेगा कि आपके हमारे मुल्क में महंगाई है जिससे गरीब मुतासिर हो रहे हैं, मालदार और ताकतवर तबके मजे कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, पैसे बाहर भेज रहे हैं, और ये वो बच्चे हैं, ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला सकते। बल्कि जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है उसको डायरेक्टली लिंक किया जाता है पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ, चूँकि वहाँ पर इंस्टेबिलिटी है तो डेफिनेटली मईशत भी मुश्किलात का शिकार है। दूसरी तरफ हम IMF के प्रोग्राम में हैं, IMF की शराइत भी मानना पड़ रही हैं, तो मुस्तकबिल करीब में आप देखते हैं कि अगर मुंतखब हुकूमत आ जाती है तो फिर हम शायद किसी हद तक आवाम के लिए रिलीफ देख पाएँ। सहमी आप छोड़ दीजिए, मैं तो बिल्कुल रिकॉर्ड पर बात करता हूँ, हवा में बात नहीं करता। 1980 से लेके आज तक फौजी हुकूमतें भी आई, तीनों पार्टियों को मौका मिल गया, सूबाई हुकूमतों में पार्टी को मिल गया, किसी ने ना अपने मंशूर पर अमल किया, ना अवाम के लिए कुछ किया। ये वही अशराफिया की मईशत है। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि अभी चूंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई हैं तो शायद मजीद ना बढ़े, लेकिन अगली हुकूमत IMF के पास जाने का ये फैसला हो चुका है कि अगली हुकूमत IMF के पास जाएगी और उनसे कर्जा लेगी। उनकी इंतहाई कड़ी और सख्त शराइत होंगी। उसकी रोशनी में आप देखेंगे रुपए की कदर भी गिरेगी, बिजली गैस पेट्रोल के नर्ख बढ़ेंगे, आवाम पर इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे, तालीम का बजट कम होगा, सेहत का बजट कम होगा, तरक्याती अखराजात का बजट कम होगा। ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, सबको नजर आ रही हैं। तो इस अगली हुकूमत के अगर आपको कुछ करना है तो आप ये तो दबाव डालें, आवाम को तैयार करें कि अगली हुकूमत पर ना छोड़ें। आज ये कानून बना लें कि कोई भी अगली हुकूमत आए उसने जो मंशूर में वायदे किए हैं, टैक्सों के जिम्मे में, बिजली गैस पेट्रोल के जिम्मे, तालीम के लिए, सेहत के लिए, आवाम की फलाह बहबूद के लिए, उस पर अगर वो अमल नहीं करते तो ये कानून बन जाए कि उनका इलेक्शन नल एंड वाइड हो जाएगा, हुकूमत खत्म हो जाएगी। वरना मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि अगली हुकूमत आ जाए या उससे अगली हुकूमत आ जाए या माजी की, देखिए माजी में तमाम हुकूमतें सिवाय जियाउल हक के आप देख लीजिए सब IMF के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसलिए कि अमेरिका चाहता है कि आवाम के लिए अभी मुश्किल ही है, आवाम के लिए फिलहाल कोई आसानी नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस बारे में सारे ख्याल
महंगाई से आवाम परेशान है और लाहौर की आवाम का भी कहना है कि निगरान हुकूमत महंगाई का सदेबाब करे। मजीद क्या कहना है जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। लुकमान बताइएगा। आज से 52 साल पहले जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में यूटिलिटी स्टोर को कायम किया गया तो उसका मकसद एक ही था कि आम आवाम को बाजार की निस्बत सस्ती अशिया मिले, खासतौर पर मिडिल क्लास को और जो लोअर मिडिल क्लास है उनको फ़ायदा मिल सके, गरीब को फ़ायदा मिल सके। लेकिन बाद में चीज़ें बदलती गई। इसका सूरत हाल ये बन चुकी है कि बाज़ार में चीज़ें सस्ती हैं लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर महंगी हैं। आटे की बात करें, बाज़ार में आटा आपको 1400 रुपये का 1399 रुपये का 10 किलो का थैला मिल जाएगा, लेकिन यहाँ 1420 का है। चीनी जो है बाज़ार में 135-140 फ़ी किलो, लेकिन यहाँ 155 रुपये फ़ी किलो। घी की ऐसी कीमत है, दालों की भी यही कैफियत है। वजह क्या बनी? वजह ये कि प्रोक्योरमेंट का मसला है। पहले एक अरसे तक प्रोक्योरमेंट नहीं होती, उसके लिए वसाइल जो पैदा नहीं होते। जब वसाइल पैदा होते हैं तो उन दिनों वो ख़रीदारी होती है, लेकिन मार्केट लम्हा मलामा बदलती है और यकीन यूटिलिटी स्टोर को उसी भाव चीज़ बेचनी पड़ती है जिस पे इन्होंने ख़रीदा होता है। सिर्फ बेनिफिट इनकम सपोर्ट के लोग जो रजिस्टर्ड हैं उनको थोड़ी चीज़ सस्ती हैं, बाकी लोगों के लिए मार्केट से कीमत ज़्यादा है। जी ठीक है, लाहौर से मोहम्मद लुकमान हमें तमाम तर तफसीलात बता रहे थे। लुकमान आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर की बात करते हैं और जानते हैं कि वहाँ के आवाम के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। काशिफ अजीज़ से बात करते हैं। काशिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यूटिलिटी स्टोर में मौजूद हूँ। शय ज़रूरिया की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे से शहरी परेशान है। शहरियों के मुताबिक रवा साल शय ज़रूरिया की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। अगर हम बात करें चीनी की तो पिछले साल दिसंबर के महीने में चीनी की फ़ी किलो कीमत 90-95 रुपये थी। आज पेशावर के मार्केटों में चीनी की फ़ी किलो कीमत जो है वो 150 रुपये तक पहुँच गई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ आटे की कीमतों में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। एक साल पहले पेशावर में आटे की फ़ी किलो कीमत जो थी वो 2500 और कहीं पर 2600 रुपये थी। आज पेशावर में आटे की फ़ी किलो कीमत जो है तेले की कीमत जो है 20 किलो तेले की वो 3000 रुपये तक पहुंच गई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि लोबिया की कीमतों में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है और पेशावर में लोबिया की फ़ी किलो कीमत एक साल पहले 280 रुपये थी। अब पेशावर में लोबिया की फ़ी किलो कीमत जो है वो 480 रुपये तक पहुंच गई है। पेशावर के मुख्तलिफ़ मार्केटों में 370 से 420 रुपये तक मुख्तलिफ ब्रांड की घी की कीमत जो है वो आ चुकी है। आवाम महंगाई से परेशान है और उनका क्या कहना है, आइए वो सुनते हैं। 20,000 रुपया तनख्वाह हो बंदे की तो 20,000 ही बिल आ जाए तो खाना किधर से है? तो क्या करना इंसान ने? खुदकुशियाँ करनी है ना इंसान ने। बच्चे हों पालने किधर से हैं बच्चे? पता नहीं क्या होगा, हमें तो समझ नहीं आ रही है। खर्चे कम नहीं हो रहे, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, महंगाई भी बढ़ रही है। यकीन जानोगे पागल हो गए हैं। चलते चलते बातें कर रहे हैं अपने आप से कि बच्चों का पेट कैसे पूरा करें। हर आने वाली हुकूमत ने पिछली हुकूमत से चीज़ महंगी की है, सस्ती कोई नहीं की। वन वर्ड सब्सिट्यूट में ये है कि गरीब खत्म करना उन्होंने मुल्क के अंदर से। रोटी तो बाजार है, कारोबार है, कोई मेहनत मुश्किल कर रहे हैं, वो कोई लाभ कोई किन्नू पिटिए किन्नू रोइए। ये देखें मैं रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शा चला के मैं दिहाड़ी पे 800 रुपये रिक्शे की दिहाड़ी दे रहा हूँ। यही करेंगे हम, खुदकुशियाँ करेंगे, लूटेंगे लोगों को, ये कुछ कर सकते हैं हम, और क्या करेंगे फिर? हुकूमत तो हमारा ख्याल नहीं कर रही। अगर किसी को सास हो आवाम का या लोगों का, तो जैसे कि बाहर जो चीनी है वो 135 रुपये मिल रही है, यहाँ 155 रुपये मिल रही है। क्या करें, इधर का सुनकर आते हैं तो इधर भी वही चीज़ है, महंगी मिलती है, उधर भी महंगी मिलती है। उस पर पिछली दफ़ा 325 लिया था इधर से ही, अभी 365 है, तो जा रहा हूँ उधर 350, फिर मेरे जो 15 रुपये बच रहे मैं बाजार से लेता हूँ। यूटिलिटी का कोई फ़ायदा नहीं है। यूटिलिटी स्टोर काय के लिए बनाए हुए, ये सस्ती चीज़ों के लिए बनाए हुए ना। जो हुआ महंगे तो फिर फ़ायदा क्या लेने का यहाँ से, फिर कहीं और से ना ले लें। प्रोग्राम में वापस ब्रेक के बाद वेलकम कहते हैं। मुजफ्फरगढ़ की बात करते हैं जिसकी तहसील अलीपुर के नवाही इलाके सैदपुर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। स्कूल के बच्चों के लिए पीने का साफ पानी और ना ही बिजली का कोई इंतजाम है। बच्चे अंधेरों में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब बच्चों को स्कूल आते हुए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि कोई सड़क ही मौजूद नहीं है। स्कूल के बच्चों को खेतों की पगडंडियों से गुजरकर तालीम हासिल करने के लिए स्कूल आते हुए मुश्किलात दरपेश होती हैं। स्कूल में ना तो कोई चौकीदार है और ना ही कोई खाकरूब तैनात हो सका है। स्कूल में सहूलियात के फुकदान के हवाले से तमाम लोग शिकवा करते नजर आते हैं। ना सिर्फ बच्चे, वालिदैन भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर देते हैं। अज़हर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अज़हर, क्या सूरत हाल है स्कूल की?
मैं ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के नवाई इलाका सीतपुर के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल वल्लेवाला में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं इस दौरे जदीद में इस स्कूल में जो है ना वो बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। यहाँ पर जो है बच्चों के स्कूल आने के लिए प्रॉपर रास्ता नहीं है और इसके अलावा जो इस स्कूल में जो है वो बिजली भी नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ यहाँ पर प्राइमरी स्कूल वल्लेवाला के हेड मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी सर, यहाँ पर किन मसाइल का सामना है आपको? यहाँ पर बेसिकली दो मसाइल का सामना है। एक तो यहाँ पर जो रास्ता नहीं है स्कूल आने के लिए, तो वो खेतों से पगडंडियों से आते हैं। बिजली यहाँ पर कोई भी वापटा का यानी कि नज़दीक तरीन कोई भी टावर या कोई नहीं है, तो बिजली की वजह से हमें बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल वाले के हेड का कहना है कि यहाँ पर हुकूमत से उनकी अपील है कि स्कूल में जो है वो बिजली भी फराहम की जाए और जो बच्चों के आने के लिए प्रॉपर रास्ता, पुख्ता रास्ता भी दिया जाए ताकि बच्चे जो है ना वो तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो सकें। जी सरगोदा की बात कर लेते हैं, जहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इलाज मौलजा तो दूर की बात है, पहले तो मरीजों को कई घंटे लाइनों में लगकर पर्ची बनवाना पड़ती है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने अस्पताल के दौरे के दौरान मर्द और ख़वातीन के लिए अलग अलग काउंटर कायम कराए थे, जो चंद दिन बाद ही अस्पताल इंतजामिया ने ख़त्म करके मरीजों को लाइनों में लगा दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अली रजा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। अली, बताइएगा कि मरीजों को किन मुश्किलात का सामना है? बिल्कुल, एक तरफ आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जबकि दूसरी जानब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल सरगोदा में सहूलियात का शदीद फुकदान है। जो मरीज़ों के लवाहिकीन हैं उन्हें ज़लील ख्वार किया जा रहा है। कसीर तादाद जो है ख़वातीन किस वक्त यहाँ पर पर्ची के हसूल के लिए खड़ी है। एक मरीज़ के लवाहिकी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। सर, बताइएगा कितनी देर लगी है पर्ची में और क्या कहना चाहेंगे? पर्ची नहीं मिल रही जी, आधा घंटा हो गया सन खड़े हुए हैं, लेकिन मेरी मालदा जी बहुत बीमार है, दिल की मरीज़ है, शुगर की मरीज़ है, लेकिन अगो काउंटर वाले जड़े ने वो बेइज्जती करते ने, जाओ लाइन च लगो। तकरीबन सन आधा घंटा हो गया खड़े हुए। आज बिल्कुल आपने सुना कि आवाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि खुदारा आवाम की बेहतरी के लिए कोई इक़दाम करे, ताकि जो एक तो पहले ही आवाम ज़लील ख्वार हो रही है और ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होकर इस हॉस्पिटल में आती है और अपनी ज़िंदगी बचा सकें। जी, तो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना था कि इंतज़ामिया को चाहिए कि वो मरीज़ों की मुश्किलात में कमी करे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि दिल पाकिस्तान से दिलों में घर करने वाले हर दिल अजीज़ नामवर पॉप सिंगर और नात खां जुनैद जमशेद को मदाहों से बिछड़े 7 साल बीत गए हैं। जुनैद जमशेद ने गुलकारी के बाद बतौर मुबल्लिग और नातिया कलाम से भी खूब शोहरत हासिल की। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।